प्रिय विद्यार्थियों, आज हम डिस्कस करेंगे जापान का सम्राट की सैद्धांतिक कार्य और शक्तियों के बारे में कि जापान के सम्राट की स्थिति क्या है। हमने प्रीवियस वीडियोस के अंदर जापान की विशेषताएं, उसके अधिकार समझे थे। द्वितीय वर्ष कला के अंदर आपका ये आधुनिक संविधान का जो प्रथम पेपर है उसी का टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं। मैं हूं शकुंतला शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, सेठ रंगलाल कोठारी गवर्नमेंट कॉलेज राजसमंद से। जापान का जो सम्राट है, जैसा कि जापानियों को इस बात का बहुत गर्व है कि उनका राजवंश विश्व में सबसे अधिक प्राचीन है और वर्तमान राजवंश 2600 से भी अधिक वर्षों से वहाँ राज्य करता आ रहा है, 2600 वर्ष से भी अधिक। वहाँ के जो वर्तमान में सम्राट हैं वो हैं नारुहितो। वहाँ के सम्राट कौन है? नारुहितो। और इस वंश के वे 126वें शासक हैं। जापानियों की यह मान्यता है कि उनका सम्राट सूर्य की संतान है और वे इसका सदैव ईश्वर की भांति सम्मान करते हैं और आज भी करते हैं। तो नारुहितो जापान के 126वें सम्राट हैं। नारुहितो के राज सिंहासन पर बैठने के बाद ही कहा गया कि भाई एक नए युग की शुरुआत हो गई और इस युग को नाम दिया उन्होंने रेइवा। यह है रेइवा युग है। देखिए किस तरह से सम्राट का चुनाव करते हैं। नवीन संविधान के पूर्व राज सिंहासन के उत्तराधिकारी के प्रश्न का निर्णय सम्राट के कानून के द्वारा ही किया जाता था, लेकिन वर्तमान संविधान के अंतर्गत यह शक्ति सम्राट से किसको हस्तांतरित कर दी गई? डाइट, मतलब यानी कि जो संसद थी, संसद, जापान की संसद का नाम क्या है? डाइट, उसको हस्तांतरित कर दी गई। अनुच्छेद 2 में कहा गया है कि सम्राट का पद वंश परंपरा अनुकूल रखा है और उसका उत्तराधिकार डाइट द्वारा जो पारित है साम्राज्य गृह कानून उसके द्वारा निश्चित किया जाता है ना। अनुच्छेद के अंदर लिख दिया गया है ये। और इंग्लैंड के समान जापान में सम्राट की मृत्यु के बाद उसका जो ज्येष्ठ पुत्र होता है वह सिंहासन का उत्तराधिकारी होता है। अगर पुत्र नहीं है तो फिर पुत्री होती है। और यदि सम्राट को किसी प्रकार का कोई रोग है या वो राजकार्य करने में असमर्थ है ना, या उसका जो उत्तराधिकारी है वो वयस्क ही नहीं है, तो राज्य संचालक नियुक्त किया जाता है। उसको बोलते हैं रीएजेंट। उसको नियुक्त किया जाता है जो सम्राट के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। सम्राट का जो संपूर्ण व्यय है वो संसद के द्वारा ही देखिए स्वीकृत किया जाता है। और नवीन संविधान लागू किए जाने के बाद सम्राट की अधिकांश संपत्तियां सरकार ने अपने अधीन कर ली। अब उसके पास थोड़ी सी कोई शेष संपत्ति है, पर उसे साधारण नागरिक की भांति टैक्स भी देना पड़ता है, क्योंकि ये भी अनुच्छेद 8 के अंदर उन्होंने कहा है कि सम्राट या राज परिवार का कोई व्यक्ति संसद की आज्ञा के बिना न तो कोई संपत्ति किसी से प्राप्त कर सकता है और ना ही दे सकता है। इतना ज़्यादा अंकुश उन्होंने सम्राट के ऊपर लगाया हुआ है। देखिए जो मेजी संविधान था पुराना, पहले हम ये देखते हैं कि उसमें संविधान के अंदर सम्राट की क्या स्थिति थी। तो 1889 के अंदर जो मेजी संविधान था उसके अंतर्गत सम्राट को बहुत अधिक शक्तियाँ प्राप्त थी और उसे समस्त जो राज सत्ता है उसका स्रोत माना जाता था। जैसा कि प्रथम अनुच्छेद में उसमें कहा गया था कि जापान के साम्राज्य पर सम्राट द्वारा शासन किया जाएगा, है ना। और अनुच्छेद 4 में क्या कहा था कि राज्य की संप्रभुता सम्राट में निहित होगी और वह व्यवस्थापन का अंतिम स्रोत था। डाइट का कार्य क्या था? उसे केवल परामर्श देना था। डाइट का कार्य उसे परामर्श देना था। मंत्रिमंडल डाइट के स्थान पर उसके प्रति भी उत्तरदायी होता था और इस प्रकार जो विधायी और कार्यपालिका सत्ता है वो सम्राट के व्यक्तित्व में नहीं थी। लेकिन यह सैद्धांतिक स्थिति थी, है ना, जो सैद्धांतिक स्थिति के द्वारा ही मतलब ये सब किया जाता था। सम्राट की प्रभुसत्ता का प्रयोग कौन करता था? वास्तव में मंत्रिमंडल के द्वारा ही किया जाता था। ऐसा माना जाता है कि जो विधायी और कार्यपालिका सत्ता थी वो सम्राट के व्यक्तित्व में निहित थी, लेकिन वो निहित नहीं थी क्योंकि उसका प्रयोग कौन करता था? वास्तव में मंत्रिमंडल ही करता था। तो मेजी संविधान के अंदर उसको बहुत ज़्यादा शक्तियाँ दी गई थी, लेकिन इनडायरेक्टली हम देखते हैं तो मंत्रिमंडल के द्वारा उसकी शक्तियों पर थोड़ा अंकुश भी लगाया गया था। जो वर्तमान संविधान, शोवा संविधान, उसके अंतर्गत देखिए जो अधिकार और शक्तियाँ हैं जापान के सम्राट की, वो क्या हैं? जैसे मेजी संविधान के अंतर्गत तो सम्राट को देवत्व तथा सर्वोपरिता और निरुष्टता की स्थिति प्राप्त थी। उसे क्या किया गया? जो वर्तमान संविधान था उसमें खत्म कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया और सम्राट के शासन के स्थान पर वर्तमान संविधान में लोकप्रिय संप्रभुता की धारणा को अपनाया गया। पहले कौन सी थी? सम्राट की शासन, और सम्राट के शासन के स्थान पर यहाँ पे क्या है? लोकप्रिय संप्रभुता को अपनाया गया। अब सम्राट एक संवैधानिक प्रधान मात्र है, फिर भी सम्राट को कुछ कार्य करने होते हैं। तो संविधान का जो प्रथम अध्याय है उसके अनुच्छेद 6 व 7 के अंदर सम्राट की कार्य शक्तियों को इन्होंने बताया है।
जैसे कहा है कि सम्राट की 4 प्रकार के कार्य उन्होंने सम्राट को दिए हैं। नियुक्ति संबंधी कार्य, प्रमाणित करने का कार्य, विधायी कार्य और उपाधियां, समारोह और स्वागत संबंधी कार्य। जो नियुक्ति संबंधी कार्य देखिए कि वो किस किस की नियुक्ति करता है। एक तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, दूसरा वो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। देखिए संविधान के अनुसार तो क्या है कि सम्राट प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है, परंतु सम्राट का जो ये काम है केवल औपचारिकता है। उसको ये कोई शक्ति या अधिकार नहीं है कि वो प्रधानमंत्री को नियुक्त करे। किसी भी परिस्थिति में सम्राट इस प्रसंग में अपने विवेक का प्रयोग भी नहीं कर सकता है। और संवैधानिक व्यवस्था अनुसार जापान में सम्राट जो है डाइट के द्वारा जो मनोनीत व्यक्ति होता है उसी को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकती है। तो यहाँ पे जो अधिकार है नियुक्ति संबंधी उसमें भी सर्वोपरिता किसे दी गई, डाइट जिसको मनोनीत करेगी उसी को वह प्रधानमंत्री बनाएगा। इसी प्रकार मुख्य न्यायाधीश में आप देखिए कि उसमें भी उसके पसंद को कोई महत्व नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय की जो मुख्य न्यायाधीश पद है ना उसमें उसी व्यक्ति को मनोनीत करता है जिसको कैबिनेट मनोनीत करती है ना। तो प्रधानमंत्री किसके द्वारा मनोनीत किया जाता है, डाइट के द्वारा, और मुख्य न्यायाधीश किसके द्वारा मनोनीत किया जाता है, कैबिनेट के द्वारा। तो इस प्रकार नियुक्ति संबंधी अधिकार तो उसको है, लेकिन यह भी मात्र औपचारिकता है। फिर प्रमाणित करने का अधिकार है कि वो सम्राट जो है कुछ स्थितियों को प्रमाणित करता है। कौन कौन सी स्थितियां देखिए कि राज्य के मंत्रियों, अन्य पदाधिकारियों की नियुक्ति और उनको पद से हटाना, है ना, जैसा कि विधि द्वारा निर्धारित किया गया हो, उसको ये कानून के द्वारा निर्धारित किया जाना चाहिए, उसको प्रमाणित करता है। राजदूतों और मंत्रियों के परिचय पत्रों और समस्त शक्तियों को वो प्रमाणित करता है। अनुसमर्थन प्रपत्रों और अन्य कूटनीतिक दस्तावेजों को वो प्रमाणित करता है। और सामान्य क्षमा और सर्व क्षमा या अपराधियों के दंड में परिवर्तन को वह प्रमाणित करता है। तो ये सब जो बातें हैं इन्हीं को उसको प्रमाणित करने का अधिकार है। इसी के साथ देखिए विधायी जो उसकी शक्तियां हैं, क्या विशेषताएं देखिए उसके कार्यों की। संवैधानिक संशोधनों, विधियों, कैबिनेट के आदेशों और संधियों की वह घोषणा करता है। डाइट के अधिवेशन को आमंत्रित करता है, प्रतिनिधि सदन को विघटित करता है और डाइट के सदस्यों के सामान्य निर्वाचन की वह घोषणा करता है। तो ये उसकी व्यवस्था संबंधी या विधायी कार्य कहे जा सकते हैं। चौथा जो उसका कार्य है, उपाधियां, सम्मान आदि वितरित करना, विदेशी राजदूतों और जो राज्य के मंत्री वगैरह जो भी आते हैं उनका स्वागत करना, और जो अन्य समारोह होते हैं वहाँ पे कोई भी उनमें कुछ औपचारिक कार्य होते हैं वह सम्राट को करने होते हैं। हम अगर इसको ओवरऑल देखें तो देखिए संसदीय व्यवस्था में हम ये जानते हैं कि कार्यपालिका के कितने प्रधान होते हैं, 2, एक औपचारिक प्रधान और दूसरा वास्तविक प्रधान। तो जापान का सम्राट ब्रिटेन के सम्राट की भांति ही कार्यपालिका का केवल औपचारिक प्रधान है, और ब्रिटिश सम्राट एक औपचारिक प्रधान मात्र है, लेकिन फिर भी उसको मतलब आप ये देखिए कि कैबिनेट के, प्रधानमंत्री के कई कार्यों को, शासन के कई निर्णयों को प्रभावित कर सकता है वो, लेकिन जापान का सम्राट ऐसा नहीं कर सकता। ब्रिटेन का सम्राट यद्यपि व्यवहार में केवल एक सैद्धांतिक प्रधान है, लेकिन सिद्धांत में आज भी उसे कई प्रकार की शक्तियाँ प्राप्त हैं। तो ये जापान के संविधान से भिन्न है। तो सिद्धांत और व्यवहार दोनों की दृष्टि से अगर हम देखें तो जापान के सम्राट की शक्तियाँ कैसी हैं, शून्य हैं। तो सामान्यतः किसी पदगे में कार्य करने वाले अधिकार, शक्तियाँ, है ना, उसको काम में लिया जाता है, लेकिन पर्यायवाची अर्थों में ही इसका प्रयोग किया जाता है। ऐसा करने का क्या कारण है कि जब संबंधित व्यक्ति इन कार्यों को अपने ही विवेक के आधार पर करता है तो ये कार्य उसके अधिकार और शक्तियाँ बन जाते हैं, लेकिन विवेक का तो उपयोग कर ही नहीं सकता, है ना, तो उसको फिर कैसी शक्तियाँ हैं। तो जापान के सम्राट के संबंध में उसके कार्यों को अधिकारों या शक्तियों का दान नहीं दिया जा सकता। जापान का सम्राट कुछ कार्य अवश्य करता है, लेकिन इन कार्यों को अपने ही विवेक के आधार पर संपन्न नहीं करता। उसे ये कार्य मशीन की तरह यंत्रवत करने हैं, जो लिखा हुआ है बस उसी तरह से करना है। इसे जापान के सम्राट के इस कार्य को उसके अधिकार या शक्तियाँ नहीं कहा जा सकता, है ना। तो सम्राट को देखिए पहले ज़्यादा अधिकार प्राप्त थे और आज जो उसके हैं उसको अधिकार तो हैं, लेकिन उसका जो प्रयोग है डाइट और कैबिनेट के द्वारा ही किया जाता है। हम अगले सेशन में उसकी स्थिति को और स्पष्ट करेंगे।